नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था की, जो बद से बदहाल होती जा रही है। जैसे जैसे शिक्षा विभाग का बजट बढ़ रहा है, स्थितियां विकट होती जा रही हैं। ये आरोप विपक्ष लगाए, ये आरोप मीडिया लगाए, ये आरोप स्थानीय लोग लगाएं तो समझ आता है कि शायद उनकी मंशा में कोई ऊंच नीच हो सकती है। पर जब केंद्र सरकार की रिपोर्ट इस बात का खुलासा करे कि मध्य प्रदेश के करीब 11,000 स्कूलों में शौचालय नहीं है लड़कियों के लिए, वो ये बताएं कि एक साल में 2,500 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए, वो रिपोर्ट इस तरह के आंकड़े सामने निकाल कर लाकर रख दे कि आप हैरान रह जाएं, तो क्या कहेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग की इसी बदहाली पर हालिया रिपोर्ट ये बताती है कि मध्य प्रदेश में भले ही शिक्षा विभाग का बजट 100 200 करोड़ रुपए लगातार बढ़ रहा है, पिछले 3 सालों की तो बात करें तो बहुत ज्यादा यह बढ़ चुका है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। आप कागजों में देख लीजिए इस रिपोर्ट के या जमीनी हालात, सब आपको बताएंगे कि स्थिति बहुत खराब है। पर नेताओं के दावे और अधिकारियों के वादों में सारा का सारा सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो क्या है जमीनी हालात, इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। तो केंद्र सरकार के इस नए खुलासे की जो रिपोर्ट जो आई है, उसको लेकर के अभिभावक और छात्र क्या सोचते हैं। क्या वाकई में सरकारी स्कूलों की स्थिति मध्य प्रदेश में बहुत दयनीय है? सबसे पहले उनका बयान सुनिए। स्कूल छूटा है, जगह है, दीवारें गिर जाती हैं और छत की भी दीवारें गिर गई थी एक बार, तो एक बच्चा बच गया था। तो यहाँ पे सब लोग को डर लगता है, तो बहुत कम बच्चे आते हैं। ये आपके यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ने भी नहीं आते, क्यों नहीं आ रहे? सर लोगों को डर लगता है छत गिर जाएगी। स्कूल छूता भी है और पानी भी भर जाता है, इसलिए बच्चे कम आ रहे हैं स्कूल पढ़ने। लगता है डर, छात्र उतना गिर जाए। तो आप लोग तो आए हो स्कूल सब लोग? हाँ आते हैं, फिर भी मैं स्कूल टूट गया है। स्कूल के छत से जब तेज़ बारिश होती है तो स्कूल के छत से पानी टपकता है और नीचे भर जाता है। हाँ। स्कूल में हमको डर लगता है, ये डराना पड़ी स्कूल में बहुत डर लगता है, क्योंकि स्कूल में डराना पे हैं और नीचे दस गया थे। जब बिल्डिंग गिर जाएगी तो हमको चोट भी लग सकती है, घायल हो सकते हैं, इससे डर लग सकती है। कोई कल्डा है, कोई कचरा है, मिट्टी है, चोरिया है, पहाड़ जल रहा है, तो छोरा मर जाए, काल से कौन जवाबदारी है इसको? सरकार के यही कहना है, स्कूल नया बनाओ हमारा, कहीं मतलब बच्चा हमारा कहीं कहाँ पे जाएगा। सब बच्चों जो पढ़ते हैं तो ये बारिश में थोड़ा खराब हो गया है, चूता है। यहाँ बाढ़ आती है, पास में नाला है, बाढ़ आती है तो पानी भरा जाता है इसमें, और ये ढलने की वजह से मतलब गिरने जैसा हो रहा है। तो कल से बच्चे के ऊपर कुछ हो जाएगा तो बच्चों की हानि हो जाएगी। तो 4 महीने से हम कब से कलेक्टर साहब को आवेदन दिए, सीओ साहब को दिए, जिला सीओ साहब को दिए, यहाँ पदस्थ कर ही नहीं रहे सचो जी। चाहे शासकीय स्कूल हो चाहे प्राथमिक स्कूल हो, इनकी स्थिति इतनी जर्जर है कि गरीबों के बच्चे तो आ जाते हैं, मगर उनके माता पिता को डर रहता है कि हमारे बच्चे चले गए तो हमको बच्चे कौन वापस देगा। तो ऐसी स्थिति में हमारी सरपंच महोदय पूरी प्रयास कर रही हैं, सरकार से तक कर रही हैं कि इसको तोड़वा के अपन नया बनवा दिए जाए। और आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी किस तरह से आरोप लगा रहे हैं सरकार पर स्कूल शिक्षा की बदहाली को लेकर, और उधर अजय सिंह यादव जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी से, वो किस तरह से बचाव कर रहे हैं स्कूल शिक्षा विभाग का। सुनिए। मध्य प्रदेश स्कूल बंद होने में पहले पायदान पे, मध्य प्रदेश जो शिक्षक होते हैं उनके साथ अन्याय और अत्याचार पे पहले पायदान पे। हमारे यहाँ बच्चों को स्कूल से कॉलेज तक जाने की जो औसतन है उसमें हम सबसे फसड्डी। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए लगातार काम किए हैं, चाहे सांदीपनी सीएम राइस स्कूल जैसी अत्याधुनिक इमारतें और सभी तरह की सुविधाएं हो। साथ ही शिक्षा विभाग में लगातार भर्ती प्रक्रिया हुई है। पूर्व से भी जो चयनित शिक्षक वेटिंग में थे उनको भी लगातार अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा रहे हैं। साथ ही 1 लाख से ज्यादा नई भर्तियां भी सरकार शिक्षा विभाग में करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी जिनके समय में शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई थी, जिसको आज हमारी सरकार ने सुधारा है। कांग्रेस के नेता केवल बच्चों के नाम पर राजनीति करते हैं। और आइए अब देखते हैं सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे सवाल आपके सामने। एक साल में 2,500 सरकारी स्कूलों पर लटका ताला, 10,000 स्कूलों में बिजली की नहीं कोई व्यवस्था।
2200 स्कूलों में एक शिक्षक के सहारे हो रही पढ़ाई, 11,000 स्कूलों में छात्रों के लिए टॉयलेट ही नहीं। कांग्रेस बोली शिक्षा के नाम पर बदहाल है तस्वीर, बीजेपी बोली हम बना रहे नौनिहालों की तकदीर। एमपी में 2,500 सरकारी स्कूल बंद, 10,000 में बिजली नहीं, बजट बढ़ा फिर भी हालात बदलते क्यों नहीं। सीधा सवाल है भाई, बजट तो बढ़ रहा है, बजट कितना बढ़ रहा है ये भी आपको दिखा देंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त कांग्रेस से वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी ने हमें ज्वाइन किया, उनका स्वागत करता हूं। डॉक्टर पंकज शुक्ला शिक्षाविद हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। और कमल विश्वकर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं पालक महासंघ मध्य प्रदेश के, उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले कमल जी आपके पास आता हूं। कमल जी, ये जो हो रहा है ये सालों से हो रहा है, पर दिक्कत यह है कि हर साल ये कहा जाता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी आपने सुना अजय सिंह यादव जी को, कह रहे हैं हम इतने शिक्षक भर्ती कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। और हर साल केंद्र सरकार की रिपोर्ट हो या फिर जमीनी हालात, सभी को पता है सरकारी स्कूलों के क्या हैं। कितना ज्यादा सुनकर आश्चर्य हो रहा है कि 11,000 स्कूलों में छात्राओं के लिए टॉयलेट नहीं है, सोचिए। और ये ड्रॉप आउट छात्राओं का जो रेट होता है उसकी बड़ी वजह होती है कि जब प्यूबर्टी आ जाती है या जब उनको पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं और जब उनके पास टॉयलेट की व्यवस्था नहीं होती स्कूल में, तो वो स्कूल जाना छोड़ देती हैं ग्रामीण इलाकों में, ये भी बताया जाता है। तो इतने संवेदनशील विषय जो हैं वो लगातार उठकर सामने आ रहे हैं, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बजट बढ़ रहा है, स्कूल बंद हो रहे हैं। बजट बढ़ रहा है, खस्ताहाल स्कूल है। बजट बढ़ रहा है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, क्यों? अभिलाष जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने शिक्षा का मुद्दा उठाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके दर्शकों को कुछ जानकारी देना चाहूंगा पिछले 10 वर्षों में। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रवक्ता बैठे, उनको मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। गर्व से कहो कि 10 सालों में 30,000 स्कूल बंद किए गए हैं, 70% स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है, 15,000 सरकारी स्कूलों में बिजली नहीं है, 20% से अधिक स्कूल जर्जर हैं, मध्याह्न भोजन में दाल में पानी या पानी में दाल है। भोपाल संभाग में 41.9% 9th क्लास से फेल हुए हैं। नब्बे प्रदेश में शिक्षकों के कुल 2,89,000 मध्य प्रदेश सरकार से पद स्वीकृत हैं, लेकिन 1,10,000 पद आज मध्य प्रदेश में खाली हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 12 सालों में मध्य प्रदेश सरकार ने, शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों ने, शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री जी ने मिलकर मध्य प्रदेश की वो हालात करी है कि मध्य प्रदेश को एक दिन अनपढ़ राज्य घोषित करेंगे ये लोग। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आज से 12 साल पहले बजट 6,500 करोड़ रुपए का था, आज बजट 36,000 करोड़ रुपए का है। तो जो 2,89,000 स्वीकृत पद हैं पिछले 10 सालों से क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? और जो 30,000 स्कूल जो बंद किए हैं, आज मध्य प्रदेश में 10 साल में जनसंख्या तो बढ़ी हुई है, लेकिन आपने 30,000 स्कूल क्या जनता से पूछ के बंद किए हैं क्या? क्या हमारे बच्चों के लिए हम इसलिए चुनते हैं आप लोगों को? क्या इसलिए हम लोग सरकार बार बार बदलते हैं कि आप सरकार में हैं लेकिन आपको शिक्षा की जरूरत नहीं है? 3,400 स्कूलों की हालत वो है कि वहां पे बच्चियों के लिए शौचालय नहीं है। आज स्थिति ये बना दी, 1895 से लेकर 22,000 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं कि क्यों, और मैं विपक्ष से भी ये पूछना चाहता हूं कि आप लगातार मुद्दे उठाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में आपकी ओर से बड़ा आंदोलन कब होगा? हम लोग सामाजिक लोग कब तक आवाज उठाएंगे? विपक्ष के नेता के पास इतना समय नहीं है कि पालक महासंघ के प्रतिनिधि मंडल को मिलकर और वो जानकारी ले, तो आज किसके पास जाएं? मतलब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिले हुए हैं। ठीक है, मैं जल्दी से इस पूरे मामले को लेकर स्वदेश शर्मा जी आपके पास आता हूं, और उससे पहले जरा तस्वीर फुल में दिखाइए नरसिंहपुर की। ये नरसिंहपुर के स्कूल की तस्वीर इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि बहुत परम आदरणीय शिक्षा मंत्री जी जो हैं वो नरसिंहपुर से ही आते हैं, ये उन्हीं के क्षेत्र की तस्वीर है। शिक्षा मंत्री जी आते हैं भाई। यहाँ देखिए, ये सुरंग जो है ना, ये आपको किसी पहाड़ या कहीं की नहीं, स्कूल के सरकारी स्कूल के नीचे की सुरंग है। और पैड वुमेन के नाम से वहां पर जो सरपंच है, प्रसिद्ध हैं, वो महिला यहाँ पर वीडियो बनाकर डालती हैं और कहती है हमने कई बार आवेदन दे दिया, बच्चों के ऊपर कोई ये बिल्डिंग गिर जाएगी, हादसा हो जाएगा, कोई सुनने वाला नहीं। ये शिक्षा मंत्री के गृह जिले के स्कूलों की तस्वीरें हैं।
और ऐसा नहीं कि संज्ञान में नहीं है, आवेदन दे दिया यानी संज्ञान में है। वीडियो उन्होंने वायरल किया है। ये वीडियो हम बता दें कि हमारा रिपोर्टर नहीं गया था, ये वहां की सरपंच ने वीडियो बना के वायरल किया कि भैया देखो किसी दिन हादसा हो जाएगा, लेकिन कोई कार्रवाई करने वाला नहीं। स्वदेश शर्मा जी, मैं तो पढ़ाई की चिंता कर ही नहीं रहा, मैं तो जिंदगी की चिंता कर रहा हूं उन्होंने हालों की। ये जहां बैठ करके पढ़ रहे हैं वहां पर बैठा करके पढ़ाना मतलब इनकी जान खतरे में डालना। अभिलाष जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आज इस मुद्दे को उठाने के लिए कमर कस ली और इतनी हिम्मत दिखा करके मध्य प्रदेश की सरकार को चेताने की दिशा में एक कदम उठाया है। सच बात यही है कि सरकार 20-25 साल से लगातार इनकी भाजपा की सरकार है और इस सरकार में दावे तो बहुत किए जाते हैं पर जमीनी हकीकत कुछ बिल्कुल अलग है। अगर ये बात आज जो चर्चा हो रही है, निश्चित रूप से यूडाइस प्लस की जो रिपोर्ट है, जो केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, उसके पोर्टल पे देख करके आपने आंकड़े देखे तो चौंक गए हम लोग। तो सच बात यही है कि 2500 स्कूलों का लगभग बंद हो जाना ये दर्शाता है कि सरकार की उदासीनता बच्चों के प्रति कितनी खराब हो चुकी है। और सच्चाई यही भी है कि प्राइमरी में 22% ट्रेंड शिक्षक ही नहीं है प्राइमरी के लिए। अब कैसे ट्रेंड शिक्षक नहीं है 22%, तो कैसे काम चलेगा? प्रदेश में 2500 स्कूल में लगभग एक ही टीचर है। अब एक टीचर कैसे इतने सारे बच्चों को हैंडल कर पाएगा, पढ़ा पाएगा? 6वीं से 8वीं तक 6% तक अधिक बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं। 9 से 10वीं तक 13% स्कूल छोड़ चुके हैं और 10,000 स्कूलों में बिजली नहीं है, जो आपने ही कहा है। सच्चाई यही है। 9% स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है। 15% दिव्यांग बच्चों के लिए सिर्फ 15% बाथरूम है, बाकी 85% उनके लिए टॉयलेट नहीं है। सच्चाई यही दर्शाती है कि लाइट नहीं है, जो कनेक्शन नहीं है, तो ये कंप्यूटर शिक्षा कैसे देंगे? कैसे बच्चों का भविष्य गढ़ पाएंगे? जबकि बच्चे हमारे देश का भविष्य है। ये शिक्षा माफियाओं को इन्हें इतना पाल रखा है और प्राइवेट जो शिक्षण संस्थान है उनको जिस तरह की ऐड देते हैं, जिस तरह से उनका संरक्षण करते हैं, परीक्षाओं में पेपर लीक, एडमिशन की बात करें तो बिना डोनेशन के एडमिशन नहीं होते। तो भाई साधारण परिवार के बच्चे तो सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। अब सरकारी स्कूलों में कहीं बिल्डिंग नहीं है, आपने सब दिखा दिया, कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और रहा सवाल सरकार का, तो सरकार सिर्फ दावे कर सकती है, वादे कर सकती है, जमीनी हकीकत तो वो है जो आज न्यूज़ 24 ने दिखा दिया है। ठीक है, डॉक्टर पंकज शुक्ला शिक्षाविद हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर पंकज, देखिए बहुत तेजी से बजट बढ़ा है शिक्षा का प्रदेश में, और शिक्षा किसी भी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शिक्षा स्वास्थ्य तो होना ही चाहिए, और बजट देख करके लगता है कि बिल्कुल है। लेकिन पैसा तो सरकार ने दे दिया, सरकार का काम था विभाग को पैसा देना। सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए दे दिए इस साल, और उसके बाद जमीनी स्तर पर जब उस शिक्षा विभाग के पास वो पैसा आ गया, वो पैसा जा कहां रहा है साहब? जब स्कूल बंद हो रहे हैं, जब स्कूलों में बिल्डिंग नहीं है, शौचालय नहीं है, टीचर नहीं है, बिजली नहीं है, तो वो पैसा जा कहां रहा है? कोई देखरेख करने वाला नहीं है। तो सरकार की मंशा पर तो सवाल उठाना बहुत बड़ी बात इसलिए हो जाएगी कि बजट तो जा रहा है, पर ये जा कहां रहा है इसकी देखरेख भी तो सरकार को करनी पड़ेगी ना। शिक्षा विभाग के हवाले कर दिया और फिर सब गायब। जी नमस्कार अभिलाष जी। नमस्ते। बहुत ही सार्थक मुद्दा उठाया है। और आवाज आ रही मेरी? जी मैं सुन पा रहा हूं। नमस्कार अभिलाष जी। जी जी, बहुत ही सार्थक मुद्दा उठाया आपने। ये शिक्षा और स्वास्थ्य जो ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे देश की रीढ़ है, स्पाइन है। और जहां तक बजट का सवाल है, बजट जो सरकार ने दिया है मध्य प्रदेश शासन ने 36,000 करोड़ का, और 29 करीब 39 करोड़ अभी इस साल दिया था मरम्मत और शौचालय के लिए। इसके बाद भी अगर ये स्थिति है तो मैं ये कहूंगा, ये जो शासन की मंशा तो ठीक है, पॉलिसी तो बना दी है, जो लेकिन पॉलिसी लागू हो रही है उसमें कहीं ना कहीं लैकुना है। और कोई भी तंत्र जो है, स्कूल का तंत्र है, उसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली तो एक्सेसिबिलिटी चाहिए, आपको सुगमता चाहिए वहां तक के लिए। दूसरा क्वालिटी चाहिए। तीसरा आपको अकाउंटेबिलिटी चाहिए। एक्सेसिबिलिटी के लिए तो ठीक है, आपने पहले अगर हम आज 20 साल पहले जाते हैं तो जब शिक्षा गारंटी योजना लागू हुई थी मध्य प्रदेश की 1 जनवरी 1997 को जी, तो शिक्षा गारंटी योजना चली। इसके बाद समग्र शिक्षा अभियान आया 2001-2 में, तो स्कूल्स के मर्जर शुरू हुए। शिक्षा गारंटी की जो कुछ 3 साल आए उसको मर्जर किया गया।
और उस टाइम शिक्षा गारंटी का बजट 8,500 होता था। उसके बाद बजट बढ़ता गया, आज स्थिति ये 36,000 करोड़ का बजट हो गया है। इसके बाद दूसरा जो मर्जर आया है वो 2020 में स्कूल कंसोलिडेशन का प्लान आया, लेकिन इस प्लान में एक चीज की कमी रह गई, वो है अकाउंटेबिलिटी की। सरकार को उस तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि सरकार ने तो व्यवस्था की है, क्या उसके तंत्र उस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू कर रहे हैं। आज जरूरत है अकाउंटेबिलिटी की। आज जो बिल्डिंग की स्थिति है, क्या सरकार ने जियो मैपिंग की ऐसा कुछ प्लान बनाया? जो ग्रामीण इंजीनियरिंग सर्विस है, आरईएस के इंजीनियर्स जो स्कूल का पूरा काम देखते हैं बनाने का, सब चीज लेके, क्या उन्होंने उस टाइम पे कोई मैपिंग किया? क्या उस क्वालिटी को देखा जो स्कूल बन रही थी? क्या मरम्मत के लिए जो पैसा दिया जा रहा है सरकार ने, जो यहाँ से भोपाल से पैसा जा रहा है, जिलों में जा रहा है, क्या उस पैसे का सदुपयोग किया गया? क्योंकि मैं तो डेवलपमेंट पे काम में हूँ, मैं गांव-गांव घूमता हूँ। मैं अभी एक गांव में था, मैहर जिले में था, मैंने देखा स्कूल बस गांव से मैहर तक जा रही है और उस गांव से मैहर की दूरी 25 किलोमीटर थी, तब भी वहां के बच्चे स्कूल बस लेके मैहर जा रहे हैं। कारण क्या था मैंने पता किया, कारण ये था कि वहां पे स्थिति जो सुविधाएं थी उसके माकूल नहीं थी। आज हर पालक अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता है। तो मेरी सरकार से ये एक रिक्वेस्ट है कि आपने सब कुछ किया है, बहुत अच्छा किया है। मध्य प्रदेश की मर्जर नीति का नीति आयोग ने भी स्वागत किया है और सराहा है। तो मैं ये मानता हूं मध्य प्रदेश की नीति जो है बहुत अच्छी है, सरकार की मंशा भी अच्छी है, लेकिन आज सरकार को अकाउंटेबिलिटी के लिए एक डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा, एक डिजिटल डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा, जिसमें कि स्कूल की व्यवस्था, स्कूल की गुणवत्ता, विद्यालय भवन की स्थिति, उनकी सोशल ऑडिट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर की ऑडिट पूरा कंसोलिडेट करके एक जगह लाना पड़ेगा, जिससे कि वो भोपाल तक दिखाई दे। ठीक है, और इस तरीके से ही सुधार हो सकता है, नहीं तो स्थिति ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है, योगेश गुप्ता जी बहुत संवेदनशील प्रवक्ता हैं आप। सर मुझे बताइए, बाकी सब छोड़िए, 11,000 छात्रा स्कूलों में हम छात्राओं को भेजते हैं और उनको टॉयलेट नहीं है। सर मुझे लगता है शिक्षा से ऊपर अगर कोई प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए तो स्वास्थ्य होनी चाहिए। अस्पताल बनाने के बाद अगर पैसा थोड़ा भी बचता है, थोड़ी सी भी हमारी संवेदनशीलता बचती है, तो वो बच्चियों के लिए स्कूलों में टॉयलेट बनाने की होनी चाहिए। सर बातें इतनी बड़ी बड़ी, स्वर्णिम मध्य प्रदेश का इतिहास और ये तमाम चीजें, साहब हजारों करोड़ रुपए हम मूर्तियां बनाने में खर्च करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप बताइए कहीं तो प्राथमिकता सेट करेंगे ना। हम 18-20 साल से बीजेपी है सर सरकार। आप मुझे बोलने देंगे, आप मुझे बोलने देंगे योगेश जी, ना दर्द तो सुन लीजिए जरा, आप तो बोलेंगे, मुझे पता है। आप मुझे बोलने देंगे, आप तो बेचैन मत होइए सर, बेचैन मत होइए सर। कितनी देर से उंगली उठा रहा हूं मैं आप ही के पास आ रहा हूं सर। सबसे आखिरी में समय दे रहे हैं, संवेदनशील मुद्दा है, सरकार का पक्ष रखने के आपसे पहले ले लेंगे तो आप कहेंगे कि इनके सवालों के जवाब देने दीजिए। बोलिए, चलिए आप बिना सवाल के बोलिए। सबके सवाल और आप बीच में टोकेंगे नहीं, ये निवेदन है। अच्छा बोलिए साहब। क्योंकि आपने किसी को नहीं टोका है, ये मेरा निवेदन है। देखिए बड़ा संवेदनशील विषय है और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पक्ष रखने बैठा हूं, तो शुरुआत यहां से करूंगा। हम लाए हैं कश्ती तूफान से निकाल कर। कहने का तात्पर्य यह है कि 2003 में 55-60 साल के कांग्रेस के कुशासन में मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल कितने थे? मात्र 55,000 से लेकर 56,000। आज कितने हैं? 91,000, लगभग 92,000 के करीब सरकारी स्कूल हैं। तो हमने 20-22 सालों में वो आंकड़ा लगभग डबल के करीब किया है। हम काम कर रहे हैं। आपने बात करी 9% स्कूलों में गर्ल्स टॉयलेट नहीं है। जब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत में सरकार बनी तो सबसे पहला काम 55-60 साल वाले कुशासन को दूर करने के लिए शौचालय बनाने का ही किया था। तो अगर 9% स्कूलों में शौचालय नहीं है तो 91% स्कूलों में शौचालय है। इस बात को भी तो रखना चाहिए, इस बात को भी समझना होगा। 6 से 8वीं तक के 6 से 6.02% बच्चे ड्रॉप आउट हुए, मतलब 94% बच्चे स्कूल जा रहे हैं। 9 to 10th क्लास तक के 13% बच्चों का ड्रॉप आउट है, मतलब 87% बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो स्कूल जाने वाले बच्चों का आंकड़ा भी तो बढ़ रहा है निरंतर। अगर कम हो रहा है तो निश्चित रूप से सरकार की अकाउंटेबिलिटी भी है, जिम्मेदारी भी है, जवाबदारी भी है कि ये क्यों हो रहा है वो भी देखे जाएंगे। 2400 स्कूल अगर कम हुए हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि उनका संविलियन किया गया है, मर्जर किया गया है। जैसा कि आदरणीय शिक्षाविद ने बताया अपने बयान में, उनका अपग्रेड किया गया है। अपग्रेडेशन के वो आंकड़े आज की इस रिपोर्ट में है नहीं।
आपने यहां से उठाया ये विषय, और इसमें 10,000 स्कूलों में बिजली नहीं है ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। तो ये 10,000 स्कूलों में बिजली नहीं है, ये आंकड़ा कहां से लाए आप, ये आप जाने। ठीक है, लेकिन इसमें कहीं उल्लेख नहीं है। ये आप जो कह रहे हैं हमने वहां से उठाया, तो ये आप दुरुस्त कर लीजिए, वहां से नहीं उठाया। आगे बोलिए सर। नहीं, आपने ये इसी के आंकड़े उठाए हैं, ये यूडाइस की रिपोर्ट छपी है, इसी विषय पर हम डिबेट कर रहे हैं। इसमें 10,000 स्कूलों में बिजली नहीं है ऐसा कहीं नहीं छपा, लेकिन आप इस पर दावा कर रहे हैं, तो आपके पास क्या तथ्यात्मक प्रमाण है उस चीज का? ठीक है, तो मेरा निवेदन यह है कि सरकार के द्वारा किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों को भी अगर समायोजित कर डिबेट एक तरफा नहीं आयोजित करेंगे तो बड़ा साधुवाद दूंगा मैं आपको। 1,39,289 करोड़ का बजट शिक्षा के लिए वित्तीय वर्ष 25-26 में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार का 8.5% बढ़ाया, साल दर साल बजट बढ़ रहा है, उस पर काम भी हो रहा है, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बनने से पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, भली भांति जानते हैं कहां क्या कमी है, उन कमियों को दूर करने के लिए सतत मॉनिटरिंग भी हो रही है और प्रयासरत है। मैं ये नहीं कह रहा सारे काम हो गए, लेकिन हम काम कर रहे हैं और निरंतर काम करेंगे। हमने सांदीपनी स्कूल बनाए, सीएम राइज स्कूल बनाए, प्राइवेट। आपने एक और जिक्र किया कि कुछ बच्चों पर 22% ट्रेन टीचर है, 22% ट्रेन टीचर है, उन्हीं को लेकर आपके चैनल पर मैं पूर्व में डिबेट कर चुका हूं। तो टीईटी सर, टीईटी इसीलिए कराई जा रही है। बड़े वरिष्ठ शिक्षाविद जो बैठे हैं ना, उन्होंने 97 शिक्षा गारंटी का उदाहरण दिया। दिग्विजय सिंह सरकार थी उस समय 2003 तक, तो किस प्रकार के हालात थे तब। ना सड़क होती थी, ना बिजली होती थी, ना पानी होता था, ना स्कूल होते थे। आप योगेश जी हो गया हो तो अब मैं पूछ लूं आपसे कुछ। हालात बदले हैं, हमने मध्य योगेश जी हो गया अब तो मैं पूछ लूं कुछ। हालात आपने बदले योगेश जी, मैं मानता हूं। अब मैं पूछ लेता हूं, आप इसको टोकना मत कहिएगा, एक मिनट मैं पूछ लेता हूं। आपने कहा 20 से 22 सालों में हमने डबल कर दिए स्कूलों की संख्या, अभी भी 11,000 स्कूलों में आप बच्चियों के 11,000 स्कूलों में बच्चियों के लिए शौचालय नहीं दे पाए, तो इस पर सवाल ना पूछें साहब। 91% में दे रहे हैं, 9% जहां कमी है दूर की जाएगी। तो कब करेंगे सर? 20 साल ले लिए आपने, 20 साल ले लिए सर आपने। मैं आपसे ये नहीं कह रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बच्चियों की शौचालय की प्राथमिकता क्या हमारी नहीं होनी चाहिए? अभिलाष जी 55-60 साल तक निकम्मों की सरकार ने क्या किया? बैठे उनके प्रवक्ता, पूछिए। तो इसीलिए वो सत्ता से बाहर है ना, नहीं चला पाए, इसीलिए वो सत्ता से बाहर है। इसीलिए सत्ता में हम कि हम काम कर रहे हैं। 11,000 स्कूलों में बच्चियों को शौचालय ना मिल पाए आपके 20 साल रहने के बाद भी, और सवाल ना उठाए जाएं। योगेश जी चलिए मैं जल्दी से वापस आता हूं कमल जी के पास। कमल जी भाई, उनका कहना है वो 2003 की बात लेकर के आ जाते हैं उनके पास, और अगर दिक्कत और हो जाती तो अभी नेहरू जी के जमाने में चली जाती है बीजेपी। परेशानी ये है, ऐसा नहीं करेंगे आप। 97 का उदाहरण शिक्षा जो बैठे हैं पंकज शुक्ला जी डॉक्टर, उन्होंने भी दिया। बुखार भारतीय जनता पार्टी। मुझे लगता है किसी सक्षम सरकार को शिक्षा व्यवस्था का मूलभूत ढांचा बदलने के लिए 1 दशक काफी होता है। 9 जुलाई 2026 की बात नहीं कर रहे हैं, और 30 साल पहले चले जाते, गड़े मुर्दे उखाड़ने की वो है। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ गुप्ता जी, पहली में एडमिशन लिया जाता है, 74 बच्चे फेल हो जाते हैं, सिर्फ शिक्षा में 24 पहुंचते हैं। मैं पूछ लेता हूँ योगेश जी, पूछ लेता हूँ योगेश जी, ठीक है 1 मिनट कमल जी रुकिए, कमल जी रुकिए, कमल जी 1 मिनट, कमल जी 1 मिनट, कमल जी 1 मिनट। योगेश जी अब आप बीच में बोल रहे हैं, फिर आप कह रहे थे कि दूसरों के बीच में मेरे मत बोलिएगा। मैं इनको करेक्ट कर रहा हूँ ना, 1 मिनट, आपका सवाल मैं ले रहा हूँ, आपका सवाल, लेकिन ऐसे तरीके से नहीं, मैं आपका सवाल ले रहा हूँ, समझ गए कमल जी। आपकी रिपोर्टिंग में अभिलाष जी, आपकी रिपोर्टिंग में और कमल जी के बयान में बहुत अंतर है। 10 सालों में रिपोर्टिंग में कमल जी के बयान में बहुत अंतर है। योगेश जी ऐसे मैं भी बोल सकता हूँ आपके बीच में। योगेश जी आप बोलते रहेंगे तो दिक्कत होगी, अब आपका टर्न हो गया। कमल जी 1 मिनट रुकिए, 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 कमल जी। योगेश जी बीच बीच में मत बोलिए, फिर मैं बोलूंगा आपको, फिर दिक्कत होगी। योगेश जी आपने बोल लिया ना भाई, स्कूल का 1 मिनट करोड़ का बजट। अब योगेश जी आप कुछ नहीं बोलेंगे अभी, मैं कमल जी से आपका सवाल ले रहा हूं। कमल जी आप मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। आप मुझे सुन पा रहे हैं? आराम से बात कीजिए दोनों भाई, मैं बहुत संवेदनशील विषय पर डिबेट कर रहा हूं। कमल जी, योगेश जी ने चैलेंज किया है कि आपका जो डेटा है, हालांकि आपने शायद योगेश जी उस वक्त सुन नहीं पाए होंगे, मैंने आपको
मैंने सुना, फिर बीच में बोलने लगे आप, और मैं बोलता हूं तो आपको बड़ी तकलीफ होती है सर। सुना नहीं, मैं इसलिए आप बोल रहे सुना नहीं, मैं सुन रहा हूं भाई, बोलने देंगे तब तो बताऊंगा क्यों नहीं सुना, क्योंकि मैंने जो आंकड़ा दिया वो 1 साल का दिया, उन्होंने जो आंकड़ा दिया वो पिछले 3-10 सालों का दिया, इसलिए आप अंतर आ रहा है डेटा में जो आप कह रहे हैं। लेकिन फिर भी आपका सवाल मैं लेता हूं, रुकिए आप 1 मिनट रुकिए, आपका सवाल लेता हूं। कमल विश्वकर्मा जी, योगेश गुप्ता जी को आपके डेटा की ऑथेंटिसिटी पर सवाल है, क्या आप बता सकते हैं ये डेटा आप कहां से दे रहे हैं? वो कह रहे हैं ये फर्जी आंकड़े हैं आपके, क्या कहेंगे आप? क्या है, मैं आपको बताऊं, गुप्ता जी एक संवेदनशील मुद्दे पर बैठकर और टीवी के सामने आके कुछ भी ना बोले। पहली बात तो यूडीआईस गवर्नमेंट भारत सरकार की पिछले 14 सालों से भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश सरकार में 1,19,095 स्कूल थे, पिछले 10 सालों के अंदर 30,000 स्कूल बंद किए। गुप्ता जी, पहले आप थोड़ा सा अपने आंकड़े सही करिए और आपने यूडीआईस की रिपोर्ट पढ़िए और आप टीवी पे बैठ के हर किसी स्कूल बंद हुए। अरे भाई योगेश जी, स्कूल ना आप योगेश जी 10 साल में अरे योगेश जी स्कूल बंद हुए और 1 साल में 2,500 स्कूल आपने बंद किए। हम बात कर रहे हैं इस रिपोर्टिंग पे, जिस विषय पर हिंदुस्तान के अंदर 13 स्कूल बंद होते हैं। आंकड़े की बात कर रहे हैं। कमल जी योगेश जी को मुझे थोड़ा योगी जी को समझाने दीजिए 1 मिनट। कमल जी हम बात कर रहे हैं 1 साल के। नहीं, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि हम 1 साल पे बात करेंगे कि 2 साल पे बात करेंगे? आंकड़े आपने चैलेंज किए, वो कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं वो 1 मिनट, आपके पास आंकड़ा है 10 सालों का, आप सुनिए ना योगेश जी, ऐसे नहीं होता। आप 1 साल पर क्यों बात कर रहे हैं? 10 साल के अंदर दिक्कत कहने नहीं देते हैं। 1,19,000 का आंकड़ा ला रहे हैं ना, 1,19,000 का आंकड़ा 1 साल का है ना। 50%। अरे भाई, आप एक अखबार को लेकर बैठ गए योगेश जी, वो 10 साल की बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, आप अखबार में छपी हुई योगेश जी को जानकारी नहीं है कुछ भी। योगेश आप 1 मिनट, एक तो योगेश जी, मुझे लग रहा है कि योगेश जी 1 मिनट, 19,000 का आंकड़ा दे रहे हैं, दूसरी तरफ 30,000 स्कूल बंद बता रहे हैं। कौन सी बात सच है आपकी? आपकी बात कौन सी सच है? योगेश जी 1 मिनट, कमल जी 1 मिनट रुकिए। कमल जी, योगेश जी, कमल जी 1 मिनट रुकिए। कमल जी, मैं योगेश जी का डाउट दूर कर लेता हूँ। कमल जी नहीं, बहुत मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। कमल जी 1 मिनट, कमल जी का ऑडियो डाउन कर दो भाई। कमल जी, आपका ऑडियो डाउन कर दिया मैंने, माफी के साथ। योगेश जी, आप समझिए, आप जो कंफ्यूज हो रहे हैं, आप एक अखबार उठा लाएं और उसने 1 साल के आंकड़े छापे होंगे, कोई बात नहीं। 1 मिनट रुकिए, आप बोलने दीजिए मुझे, बहुत टाइम खराब हो गया। आप 1 मिनट सुनिए, अगर आप मुझसे सहमत नहीं है बोलिएगा प्लीज। 1 साल के आंकड़े जो हैं उस पर मैंने आपको डेटा दिया कि 1 साल में ये बंद हुआ। कमल जी ने उसी एजेंसी, जो केंद्रीय एजेंसी है जिसका डेटा आता है, वो उसको आधार बनाकर पिछले 10 साल का डेटा दे रहे हैं। अब आपके पास वो डेटा नहीं है और आप चैलेंज, अगर आपके पास वो डेटा है और उनका नंबर काउंटर करना है आपको गलत है, तो आप बोल दीजिए 10 साल में 1 लाख नहीं शिक्षकों की कमी हुई, 100 की कमी हुई, 1000 की कमी हुई। लेकिन वो 10 साल का दे रहे हैं, इसलिए आंकड़ा लगे। बोलिए अब। नहीं, मैं जवाब दूं? बोलिए। मैं जवाब दूं? हाँ, देखिए, कमल जी के, एक तो कमल जी क्या कई किसी मध्य प्रदेश शासन प्रशासन से जुड़े हुए पालक संघ के अध्यक्ष है ना, तो वैल्यू नहीं है। इनके आंकड़े ऑथेंटिक हम नहीं मानेंगे, एक बात। दूसरी बात, ये गलत बयानी कर रहे हैं। 1,19,000 का हवाला दे रहे हैं, जो रिपोर्टिंग है आज की, और दूसरी तरफ बता रहे 30,000 स्कूल, दूसरी तरफ बोल रहे 30,000 स्कूल बंद हुए। तो ये डबल बयान जो ये दे रहे हैं, ये अपने बयानों को ही एक तरफ 1 साल के आंकड़े दे रहे हैं, दूसरी तरफ 30,000 बंद बता रहे हैं, जबकि 2426 आप ही की रिपोर्टिंग में बताया। मतलब मेरा ये है कहने का कि आपकी रिपोर्टिंग से इतर हटकर इनकी बयानबाजी है, तथ्यात्मक नहीं है, सत्य से परे है। मैं 1 साल के आंकड़े दिखा रहा हूं, वो 10 साल के आंकड़े बता रहे, तो एक नंबर कैसे होगा? दिखाने बैठे हैं, आक्रोश दिखाने बैठे, सरकार को कोसने बैठे। हम भी तो अपने उल्लेखनीय आंकड़े आपके समक्ष रखिए ना साहब, आपने रख तो दिए, अब आगे बढ़ने दीजिए। आप उन पर क्यों नहीं भरोसा कर रहे हैं? ना कर रहे हैं, उन आंकड़ों पर मैं तो केंद्र सरकार की रिपोर्ट पर भरोसा कर रहा हूं सर, पूरी तरह। 91% स्कूल जा रहा बच्चा। सर मैं तो केंद्र सरकार की रिपोर्ट पर भरोसा कर रहा हूं। आप ये बात केंद्र सरकार की रिपोर्ट भी यही कह रही है ना, रिपोर्ट ये बता 91% स्कूल आज मध्य प्रदेश में बच्चे जा रहे हैं। चलिए, मैं तो उन बच्चों के लिए परेशान हूं जिनके लिए शौचालय नहीं है, उन बच्चों के लिए परेशान हूं जिनके पास एक शिक्षक है, उन स्कूलों के लिए परेशान हूं जहां बिजली नहीं है, उन स्कूलों की स्थिति आपको दिखा रहा हूं जहां पर बिल्डिंग गिरने वाली है। आप इसे स्वीकार ना करें कोई बात नहीं। कमल जी जल्दी से 10 सेकंड लीजिए, फिर मैं आऊंगा स्वदेश शर्मा जी के पास। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, जो पिछले 12 से 15 साल के अंदर जो स्कूली शिक्षा की जो हालात बदतर हालात की है,
उस हालात में, जैसे कि आज आपके जो यूडास के जो रिपोर्ट है 55 साल उसके आधार पर जो मैंने आंकड़े दिए बिल्कुल सत्य दिए हैं। और आगे चल के योगेश जी नहीं आपके पास, योगेश जी आप बोलने दीजिए सर, गलत है। फिर आपके टाइम पे कोई बोलेगा आप फिर ऐसे करिए, बोलिए 10 सेकंड लीजिए। मैं आपके बात में नहीं बोल रहा हूँ, आप पहले अपने भारत मध्य प्रदेश सरकार के जो प्रवक्ता हैं उनसे आप आंकड़े लीजिए, फिर डिबेट में आए। ठीक है, नहीं व्यक्तिगत कमेंट मत कीजिए आप लोग। चलिए कमल जी हो गया, चलिए मैं स्वदेश जी के पास आ रहा हूँ। स्वदेश जी के पास आ रहा हूँ, वो एक अखबार उठा लाए हैं और वो देख नहीं रहे कि उसमें 1 साल का आंकड़ा और वो 10-12 साल के बोल रहे हैं। अखबार नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में आप एक अच्छी संवेदनशील बात करिए। शिक्षा की डिबेट है, के आधार पर आप डिबेट कर रहे हैं कि जिन्होंने शिक्षा की डिबेट, लेकिन आप उसको राजनीतिक कोण न बताएं। आप कांग्रेस को कोसने लगते हैं, आप इधर चले जाते हैं। ठीक है कमल जी, ठीक है योगेश जी, फिर योगेश जी हर सेकंड बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप तो गुस्से में आ रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल नहीं गुस्से में आ रहा, आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं किसी को, आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं, सब देख रहे हैं। बोलिए ना सर, सब देख रहे हैं सर, आप थोड़ा शांति रखिए। अभी आपके पास आऊंगा, स्वदेश जी के पास आएंगे। हो गया कमल जी, स्वदेश जी के पास आएंगे। स्वदेश जी बोलिए। देखिए अभिलाष जी, सच बात यह है कि ये भारतीय झूठ पार्टी के प्रवक्ता हैं। योगेश गुप्ता जी मेरे मित्र हैं, साथी हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है, नए नवेले भाजपा में गए हैं, अभी प्रवक्ता बने हैं। अगर पूरी बात सबकी जनता की बात, अगर जनता सर पर्सनल कमेंट मत कीजिए स्वदेश जी, मुद्दे पर रहिए, पर्सनल कमेंट मत कीजिए। सरकार ने क्या किया मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा के लिए? ये बात है, अकाउंटेबिलिटी आपकी बनती है। योगेश जी आज आप बहुत गुस्से में हैं। योगेश जी बहुत गुस्से में आज आप। चलिए स्वदेश जी पर्सनल कमेंट मत कीजिए, मुद्दे पर रहिए। योगेश जी समझ रहे हैं, योगेश जी हम समझ रहे हैं। आप योगेश जी 1 मिनट रुकिए, पहले स्वदेश जी को बोलने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा भाई। हाँ स्वदेश जी पर्सनल कमेंट। योगेश जी ये तो आप समझ गया मैं। योगेश जी ये कमजोरी की निशानी हो रही है। कमजोरी नहीं है, ये कमजोरी की निशानी है। आप जो कर रहे हैं सब समझ रहे हैं। आप चिल्ला करके डेटा नहीं आने दे रहे हैं, आरोप नहीं आने दे रहे हैं। मध्य प्रदेश नहीं आ रहा है, आप लोग मजबूर है, शिक्षा भी बढ़ रही है, शिक्षा भी बढ़ रही है। योगेश जी बहुत बढ़िया। आप लेकिन ये मत सोचिए कि आप ये करके के इस महत्वपूर्ण मुद्दे को, डिबेट को आप इस तरह से डिस्टर्ब करके इसको संभाल लेंगे। मैं डॉक्टर पंकज शुक्ला जी के पास आता हूँ। आपके तथ्य हैं तो अपने टाइम पर बोलिए ना योगेश जी। ये क्या है, हर व्यक्ति के बीच में बोल रहे हैं आप समझिए ना, हर सेकंड में बोल रहे हैं आप रुकिए ना, हर सेकंड रुकिए ना, पर्सनल अटैक करेगा तो बोलेंगे ना। वो रोका तो, लेकिन आप तो हर सेकंड पे बोल रहे हैं। आपको डेटा एक्सेप्ट नहीं है, आपको कोई चीज एक्सेप्ट नहीं है, बच्चों जैसी आप बात कर रहे हैं। सर मैं डॉक्टर पंकज शुक्ला जी के पास आ रहा हूँ। आप कहाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सरकार की जो उल्लेखनीय उपलब्धि आप उनको इनकार? अरे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप किसी को बोलने नहीं देंगे क्या? मतलब आपके हिसाब से एक्सेप्ट करके चले सारे लोग? ये 3-4 लोग बैठे हैं, सब आपके हिसाब से चले सर? आप अपने टाइम पे बोलिए, वो अपने टाइम पे बोलेंगे। डिबेट आपके हिसाब से हो रही है, क्रम आप निर्धारित कर रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं। जवाब नहीं दे रहे हैं, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं योगेश जी। आप जाकर के देखिएगा इस डिबेट को, आप इस डिबेट को देखिएगा, आप खुद शर्मिंदा होंगे कि मैंने आज क्या किया है। चलिए पंकज शुक्ला जी के पास आता हूं। आप फिर बोल रहे हैं सर मैं हाथ जोड़ रहा हूं, थोड़ी देर दूसरों को भी बोलने का मौका दीजिए। पंकज जी, पंकज शुक्ला जी बोलिए, सॉरी योगेश जी, पंकज जी बोलिए। जी अभी जो ये बहस चल रही है, मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसमें संवाद से समाधान निकालने की जरूरत है। आपने जितनी समस्याएं गिनाई हैं, पक्ष भी है, विपक्ष भी है और पालक संघ भी हैं, तो मैं बैठा हुआ हूं, हम लोग यहाँ पे एक स्वस्थ डिबेट में बैठे हुए हैं और मैं ये मानता हूं कि आज यहाँ से जो चर्चा हो उसमें कुछ समाधान निकले और सरकार उस चीज़ को सुने। तो मैं इसको किसी एक सरकार की गलती या दूसरी सरकार की उपलब्धि नहीं बताना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ शिक्षा का विकास एक सतत प्रक्रिया है। जैसे मैंने चर्चा की थी 1 जनवरी 1997 को यहाँ पे शिक्षा गारंटी योजना जब शुरू हुई थी, तब लक्ष्य ये था कि स्कूल का एक्सेस मिले। बच्चे जो स्कूल नहीं जा पा रहे थे, दूरियां होती थी स्कूल की। मैं उस टाइम पे, मुझे अच्छे से याद है कि एक प्राइमरी से दूसरी प्राइमरी स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर 3 से 4 किलोमीटर हुआ करती थी। नदी नाले हुआ करते, सड़क भी इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। तो उस टाइम पे धीरे धीरे सुधार हुआ। आज स्थिति ये है कि संदीपनी विद्यालय खोले जा रहे हैं जो कि सर्व सुविधा युक्त है। तो मेरा कहना ये है कि पहले एक्सेस था, हम पहले एक्सेस की चुनौती थी, आज हमारी क्वालिटी की चुनौती है। हम पहले एक्सेस पे जा रहे थे, आज क्वालिटी पे जा रहे हैं।
जब हम क्वालिटी पे जाते हैं तो हम सारी चीज़ें देखते हैं, हम इंफ्रा भी देखते हैं, जैसे आपने शौचालय की बात की, शौचालय भी देखते हैं। तो कहीं कहीं मेरा व्यक्तिगत मत ये है, जब स्कूल मर्जर होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। ये जो अब बंद होने की बात हो रही है, तो मेरे हिसाब से अगर मैं ये बोलूं कि एक साला एक परिसर योजना के तहत करीब करीब 35,000 स्कूलों को 16,000 स्कूलों में मर्ज किया गया, जिसमें माध्यमिक, प्राथमिक और आपका हायर स्कूल एक ही उसमें परिसर में किया गया। तो ये इसलिए किया गया कि अच्छी भवन व्यवस्था हो, गुणवत्ता हो, और जिससे कि एक लैब अच्छी हो, स्मार्ट क्लास हो, लोगों को साइकिल दी जाने लगी, छात्राओं को, ये सब उपलब्धि सरकार की। बिल्कुल, मैं हमारे जो प्रवक्ता बैठे हैं बीजेपी के, मैं बताना चाहता हूं ये उपलब्धियां हैं सरकार की। लेकिन अगर कहीं पे कुछ खराबी है उस सिस्टम में, जहां मैं बात कर रहा हूं अकाउंटेबिलिटी की, सरकार पूरी तरह से लगी हुई है, पारदर्शी है। स्कूल चले अभियान से लेके आज तक जितने चेंजेस हुए हैं, स्कूल बड़े हैं, स्कूल का अपग्रेडेशन हुआ है, सुविधाएं दी जा रही हैं, अच्छी है। लेकिन जब बजट जा रहा है तो अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, हमको तंत्र को टाइट करना पड़ेगा। सरकार को आज ये चाहिए, जो मैं एक मैंने बताया, सुझाव दिया कि डिजिटल डैशबोर्ड बनाना पड़ेगा सरकार को। जिन्होंने अभी ई अटेंडेंस बनाया हुआ है कि आप पढ़ाइए, उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उसी तरीके से एक ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जिसमें कि डिजिटल मैप हो, सोशल ऑडिट हो। पालक संघ के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, पालक संघ का काम ही है वहां व्यवस्था देखना, मॉनिटरिंग करना, गुणवत्ता सुनिश्चित करना। तो ये पालक संघ को भी उसमें इंक्लूड करे, जो डैशबोर्ड के अंतर्गत, और इस तरीके से उसका समाधान निकाले, जो कमियां हैं सरकार उसको देख के दूर करे। ठीक है, चलिए योगेश गुप्ता जी, आप क्या कहेंगे सर? देखिए, आप कह रहे हैं कि हम उपलब्धियों पर बात करें। सर, आपकी उपलब्धियां थी तभी तो आप लगातार सत्ता में हैं, और हम अगर दबाव नहीं बनाएंगे, पालक शिक्षक संघ दबाव नहीं बनाएगा, विपक्ष दबाव नहीं बनाएगा, तो स्थितियां सुधरेंगी कैसे? अब आप तो हमें नहीं बताएंगे ना ये तस्वीर। सर, आप उपलब्धियां गिनाने के लिए बीजेपी के पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हमने अच्छा काम क्या किया, कहां कमी है ये मीडिया बताएगा ना, आप इसको अदरवाइज क्यों ले रहे हैं? ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ना, और ये मैंने नहीं बनाई, ये वहां की सरपंच ने बनाई है, जनप्रतिनिधि हैं वो, उन्होंने बना करके मीडिया को दी है कि कृपया ये दिखा दीजिए। हम कई बार आवेदन दे चुके हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी का इलाका है, फिर भी स्कूल टूट सकता है, किसी दिन कोई हादसा हो जाएगा। तो आप इसे हमें अपने दुश्मन की तरह क्यों देखते हैं? आप हमें अपने सहचर की तरह क्यों नहीं देखते कि हम आपको दिखाते हैं कि भाई ये कमी है, इसको दूर कर लीजिए? आप नाराज हो जाते हैं कि आप अच्छा काम नहीं बताते। अच्छा काम बताने के लिए आप लोग हैं ना भाई। जवाब दूं? जी देखिए अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी और मैं हमेशा ये मानते हैं कि मीडिया जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और हम इसका पूरा आदर भी करते हैं, इसके सुझावों पर अमल भी करते हैं। मैंने कभी ये नहीं कहा, अपने आप डिबेट में बाद में भी देखेंगे तो मेरे बयान में मैंने ये नहीं कहा कि पूरे काम हो गए। मैंने ये कहा है अपने बयान में कि अगर 80 to 90% काम हमने किए हैं, कहीं अगर 10 से 12%, 15% की कमी है, उसको भी हम निरंतर प्रयासरत है, हम सुधार की ओर अग्रसर हम करेंगे। निश्चित रूप से ड्रॉप आउट पे भी रोक लगेगी, और क्वालिटी एजुकेशन की जो बात आदरणीय पंकज जी ने करी है, उसकी दिशा में सरकार आगे बढ़ चुकी है, जिसकी सुपुर्दगी उन्होंने अपने बयान में भी करी है। और हम ये मानते हैं कि आगामी 2028 तक जब हम आंकड़े लेकर इसी विषय पर बैठेंगे तो काफी सुधार आपको उसमें दिखेगा। ये जो 10, 12, 15% की कमी है, उन्हें भी निराकरण करने का पूरा प्रयास होगा। निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि विषय अच्छा था। आपको साधु। योगेश जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, ये जो कुछ स्कूलों की तस्वीरें हमने दिखाई है, आप व्यक्तिगत तौर पर इसका संज्ञान लेके इसे दिखवाइए, क्योंकि बारिश के दिनों में बहुत खराब स्थिति है, कोई हादसा हो सकता है। तो आप पार्टी को, जहां भी सक्षम संगठन है या जो एजेंसी है, उसे जरूर भिजवाइए, क्योंकि यहां बड़े हादसे सर हो जाएंगे। ये हम यहां पर वेट नहीं कर सकते कि सरकारी वो फाइल चलेगी, इससे थोड़ा प्रायोरिटी पर दिखवा लीजिए। हमारी भी जिम्मेदारी है कि अगर कुछ गड़बड़ सामने आई तो आपको पहुंचाएं, क्योंकि बच्चों की जान का मामला। ये जो बिल्डिंग है, खासतौर से नरसिंहपुर के, जिसमें प्राथमिक और हाई स्कूल दोनों चलते हैं सर, मेहरा गांव की बिल्डिंग है, मैं आपको बता भी देता हूं, ये बहुत बुरी स्थिति है और कभी भी हादसा हो सकता है सर। बहुत शुक्रिया करूंगा आपने। हाँ जी, बोलिए योगेश जी। नहीं अभिलाष जी, देखिए, एक संवेदनशील सरकार है डॉक्टर मोहन यादव की, अकाउंटेबिलिटी हमारी है, और निश्चित रूप से जहां कमी है, जो दृश्य परिदृश्य आपकी स्क्रीन पे हो रहा है, निश्चित रूप से उसका भी निराकरण करने की पूरी कोशिश नहीं, ईमानदारी से उस पर प्रयास किया जाएगा, ऐसा आश्वस्त मैं आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया करूंगा मैं योगेश गुप्ता जी, आपका, स्वदेश शर्मा जी, आपका, डॉक्टर पंकज शुक्ला जी और कमल विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डिबेट आज का बहुत गर्म रहा, लेकिन जरूरी है, क्योंकि हम बच्चों के भविष्य के लिए नहीं लड़ेंगे तो किसके लिए लड़ेंगे? और ये जंग जारी रहेगी, क्योंकि मीडिया, सियासत और समाज एक साथ चलते हैं, पर अलग अलग पटरियों पर चलते हैं। मंजिल सबकी एक है,
हमें कमी दिखानी है, सरकार को उपलब्धि गिनानी है और समाज को परेशानी बतानी है। मंजिल सबकी एक है, अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे जरूर। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।